देखो लास्ट वीडियो में हमने इनडायरेक्ट मेथड बताए थे आपको फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने वाला है वो है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। देखो एटॉमिक रेडियस, इससे हम एटम की रेडियस तक नाप सकते हैं। एटॉमिक रेडियस बाय एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है। इसमें देखो क्या है, एवोगाड्रो की जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है द एक्चुअल वॉल्यूम, चलो मैं लिख देता हूँ उसको, द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the atoms of a substance, the atoms of a substance is two-third of the volume of the substance टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा लिख सकते हो आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। देखो इसमें होता क्या है, एटम्स होते हैं स्फेरिकल, तो जब बहुत सारे एटम्स मिलके किसी सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे मान लो ये एटम्स हैं, है ना, स्फेरिकल, तो इसका क्या होता है, इनके बीच में स्पेस रह जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है ये कि एटम्स का केवल एटम का जो एक्चुअल स्पेस है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 होगा। ये एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस कहती है। अब मान लो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास m है, मॉलिक्यूलर मास, तो आप बता सकते हो कि उसके m ग्राम, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है m, तो m ग्राम में m ग्राम अगर हम लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n होंगे। ये n क्या है, n कह दो या n से डिनोट कर देते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, है ना। ये एक मोल के बराबर हो गया। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास m है तो m ग्राम अगर हम उस सब्सटेंस का लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, n ने। तो अगर इफ द रेडियस ऑफ वन एटम इज r, देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखो n तो नंबर ऑफ एटम्स हैं ही, और एक एटम का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल वॉल्यूम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम। और लेट उस सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम कितना है, m ग्राम का, वो टोटल वॉल्यूम आता है v, हमने ऐसा मान लिया। तो सीधी सी बात है, डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है किसी भी सब्सटेंस की। तो देखो v की वैल्यू जो होगी वो m/ρ के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक्चुअल वॉल्यूम है इतना और टोटल वॉल्यूम है इतना, तो एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 होना चाहिए। दैट मीन्स जो एक्चुअल वॉल्यूम है Na मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 v, और Na मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3, और आप देखो v की वैल्यू है m/ρ, तो m/ρ यहाँ रख दो। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 4। आप देखो यहाँ से आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी, आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/2 पाई Na, 2 पाई Na और रो। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, m/2 पाई Na रो, और पावर हो गई 1/3। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एटॉमिक वॉल्यूम को
एटॉमिक जो रेडियस है उसको हम निकाल सकते हैं। अब आ जाओ, दूसरा है तुम्हारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का साइज देखो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। देखो ओलिक एसिड क्या होता है, एक सोपी लिक्विड होता है, सोप की तरह, जिसकी एक फिल्म बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को अल्कोहल में डिज़ोल्व करके, इसको हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं और 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बनाते हैं हमारा। तो सीधी सी बात है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, उसमें ओलिक एसिड की मात्रा कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब में। भाई जब 20 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड की मात्रा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना होगा, 1/20। अच्छा, फिर ये जो हमारा सॉल्यूशन बना 1/20 कंसंट्रेशन का, उसका हमने फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया। 1 सेंटीमीटर में ओलिक एसिड कितना होगा, 1/20 होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब तो हमने लिया सॉल्यूशन, और इसमें जो ओलिक एसिड की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1/20। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने अल्कोहल में डिसॉल्व करके फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब कर लिया। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को, जिसमें ओलिक एसिड की कंसेंट्रेशन 1/20 थी, उसको हमने अल्कोहल में डिसॉल्व करके फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया टोटल वॉल्यूम, यानी अल्कोहल उसमें ऐड कर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब बताना जरा ओलिक एसिड की टोटल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी। ये जो 120 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड कितना होगा, 1/20 डिवाइडेड बाई 20, तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा इसका ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन मिला हमें जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब मान लो एक ड्रॉप का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप V सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और करते क्या है, हम एक ब्रॉड वेसल लेते हैं, इस तरीके का मान लो एक ब्रॉड वेसल है हमारे पास, इसमें वाटर भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यह वाटर भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉप यहाँ इसमें डालते हैं बर्तन में। कब तक डालते हैं, जब तक कि ये वाटर के सरफेस पर एक पतली सी फिल्म ना बना ले पूरी। अब ये ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/400 है, उसमें अल्कोहल भी है, और ये क्या करेगा, ये सरफेस पर एक पतली सी फिल्म बना लेगा। जब पतली सी फिल्म बना लेगा, जब ये स्ट्रेच हो जाएगा पूरे सरफेस पर, तो हम ड्रॉप डालना बंद कर देंगे। मान लो अभी एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, अब मान लो हमें n ड्रॉप डालनी पड़ी, तो टोटल वॉल्यूम हमने कितना डाला, टोटल वॉल्यूम NV सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आप देखो NV सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम हमने डाला है इसमें फिल्म बनाने के लिए, लेकिन ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन इसमें कितनी है ड्रॉप में, 1/400। तो ओलिक एसिड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NV/400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही होगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसमें से अल्कोहल एवापोरेट हो जाता है, उसके बाद क्या बचता है इस फिल्म में, केवल ओलिक एसिड बचता है। बहुत पतली फिल्म बचती है, ऐसा माना जाता है कि इतनी पतली फिल्म होती है जिसकी थिकनेस उसके एक मॉलिक्यूल की थिकनेस के या डायमीटर के बराबर होती है। तो देखो इतना हमारे पास ओलिक एसिड है इस फिल्म के अंदर, ओलिक एसिड का जो वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम करते क्या है, ग्राफ पेपर से इस बर्तन, ये जो हमारा वेसल है, इसका एरिया ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो मान लो एरिया इसका A आ जाता है। तो आप जानते ही हो कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू थिकनेस होता है। मान लो इसकी थिकनेस जो ये वाली जो थिकनेस है, ये T है, तो एरिया इंटू थिकनेस। तो आप बताएंगे V हमारा वॉल्यूम कितना है, NV/400, और एरिया हमारा A आ गया मान लो ग्राफ पेपर से, और इंटू T। तो बताइए थिकनेस कितनी होगी, NV/400A। दिस इज द थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ, या डायमीटर आप कह सकते हो,
साइज भी कह सकते हो ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप किस पे, मास एंड वेट पे। मास, देखो मास, इसको मैं शॉर्ट में वैसे ही आपको बोल के समझा देता हूँ। मास का मतलब होता है, बुक में सारा लिखा हुआ है, मास का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है। जैसे एक एग्जांपल लो आप, रुई आपने ली थोड़ी सी, ठीक है, उसको किसी आपने डिब्बे में डाल दिया, तो उसका एक 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 पर्टिकुलर मास आपने डिब्बे के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने रुई और थोड़ी सी डाल दी उसके अंदर, तो आपने क्या बढ़ाया, उसका मास बढ़ा दिया। यानी वो जो मैटर है हमारा, और वो मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, वो वुड भी हो सकता है, वो मैंने जैसे कॉटन का एग्जांपल दिया वो भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ मैटर है, ठीक है। तो ये है क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको हम बोलते हैं मास। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है इसकी, वो क्या है, केजी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप वेट के ऊपर। देखो वेट और मास में डिफरेंस क्या है। हालांकि वेट जो होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो मास के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इसको हम मेज़र कैसे करते हैं वेट को। कोई भी बॉडी है, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है, कितने फोर्स से खींच रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स ए बॉडी टुवार्ड्स इट सेंटर। और ये जो वेट होता है इसको हम मेज़र करते हैं mg से। यहाँ पर g क्या होता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, इस जी की वैल्यू ना अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर, हर जगह अलग अलग होती है। तो सीधी सी बात, अब देखो यहीं से पता लग रहा है कि जो वेट है वो एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर। मास तो कांस्टेंट रहेगा। देखो वही रुई थी जो हमने डिब्बे में भरी, मान लो हमने एक डिब्बे में कुछ सिक्के भर दिए, तो आपको लगेगा कि कुछ हैवी है, इसके अंदर वेट है। लेकिन अगर उसी डिब्बे को आप अलग अलग जगह पर लेके जाओगे जहाँ पर जी की वैल्यू चेंज होती रहे, तो उसका वेट चेंज होता रहेगा। हमने सिक्कों को तो चेंज नहीं किया, यानी हमने उसका मास तो नहीं बदला, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा है मास और वेट में फ़र्क। अब देखो एसआई यूनिट जो होगी इसकी वेट की, वो होती है न्यूटन, ठीक है। और देखो मेन कुछ डिफरेंसेस मास और वेट में होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो देखो मास और वेट, देखो है क्या, पहला नंबर है कि ये मास जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट करता है ना। इनर्शिया, इनर्शिया आपने 9th क्लास में पढ़ा है, किसी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है अपनी। अब देखो एक सोचो किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करना उतना ही ज़्यादा हार्ड है, उतना ही ज़्यादा कठिन है, इसका मतलब उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा है। तो ये जो मास है ना, ये इनर्शिया को मेज़र करता है, जबकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी का मेज़र करता है। दूसरा, ये मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि केवल अमाउंट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अमाउंट के साथ साथ इसमें एक डायरेक्शन भी है अर्थ के सेंटर की तरफ। तीसरा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, देखो इसे हम चेंज नहीं करते। यहाँ भी आपने देखा होगा हमने मास को चेंज नहीं किया, जी चेंज हुआ तो डब्ल्यू चेंज हो गया। ये वेरिएबल है, प्लेस टू प्लेस, ठीक है, वेरी हो सकती है। अच्छा, मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, नॉट, या लिख दो कैन नॉट बी ज़ीरो। लेकिन वेट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, कहाँ हो सकता है, अर्थ के सेंटर पर या स्पेस में नल पॉइंट्स पर, जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। भाई सीधी सी बात, अब देखो यहाँ पर चाहे मास कितना ही हो, लेकिन अगर जी की वैल्यू जीरो है तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो सकता है। अच्छा, इसके बाद पाँचवा है, ये एक इसेंशियल प्रॉपर्टी है। इसेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब, इसेंशियल का मतलब होता है अत्यावश्यक, जरूरी। तो भाई सीधी सी बात है, जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर मास तो है ना। ऐसा हो सकता है उसके अंदर वेट ना हो, अगर वो अर्थ के सेंटर पर हो, तो ये नॉन इसेंशियल है, ठीक है। छठा, ये जो मास होता है वो अदर बॉडी
अगर आसपास रखी हो तो उससे अफेक्ट नहीं होता। भाई सीधी सी बात है, किसी बुक है कोई तो उसका मास तो उतना ही रहेगा चाहे उसके आसपास और बुक्स रख दो। ठीक है, तो मास जो होता है नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है, और इसमें ये क्या होता है, ये अफेक्ट हो जाता है ना, अफेक्टेड अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है, 7वां नंबर है, इसकी जो यूनिट होती हैं वो होती है ग्राम है, किलोग्राम है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है डाइन है, न्यूटन है ये। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास की। तो मास हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो इनर्शियल मास होता है। देखो मास जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास कौन सा होता है, जो इनर्शिया को डिटरमाइन करता है। अब इनर्शिया को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा लॉ है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या, एफ इज इक्वल टू एम में। अब क्योंकि यहाँ एम जो है इनर्शियल मास है, इसलिए हम यहाँ पर एम आई लगा देते हैं। ये एम आई क्या है, इनर्शियल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम सफिक्स आई। तो एम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन ए। ये हमारा इनर्शियल मास हो गया। दूसरा होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इस इनर्शियल मास को हम इनर्शियल बैलेंस का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, जो ग्रेविटी को डिटरमाइन करता है। अब देखो ग्रेविटी को कैसे, ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मान लो अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी रखी है, तो ये एम तो अर्थ का मास है, और एम जी यानी ग्रेविटेशनल मास, एम सफिक्स जी। तो एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी की वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल मास का। ठीक है, अब हम देखेंगे इनर्शियल मास को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं इनर्शियल बैलेंस का यूज़ करके। देखो मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास, मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। इसमें होता क्या है, इसमें एक इनर्शियल बैलेंस होता है। इनर्शियल बैलेंस कैसा होता है, जैसे ये हमारे पास कोई टेबल है, ये रेक्टेंगुलर, और इस टेबल पर ना हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिप ले लेते हैं मेटल की, है ना, और यहाँ पर उसको हम क्लैंप कर देते हैं, बांध देते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से हम उसको क्लैंप कर देते हैं, यहाँ पर कस देते हैं उसको। और एक एंड, इन दोनों के एक एक एंड तो टेबल से हमने बांध दिए, फिक्स कर दिए, क्लैंप कर दिए, और दूसरे एंड पर लगा देते हैं एक पेन। पेन का मतलब एक छोटा सा पेन लगा देते हैं, बर्तन, जिसमें वो बॉडी रखी रहती है, जिसका हमें, मान लो ये बॉडी रखी है, इसका हमें इनर्शियल मास निकालना है इस बॉडी का। तो होता क्या है, जब हम पता है इसको एक तरफ पुल करके ना रिलीज़ कर देते हैं, तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ वाइब्रेट होना। तो इसका जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो इस बॉडी के इनर्शियल मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा इस एक्सपेरिमेंट से पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो अब मान लो दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, तो उन दोनों का जो मास होगा, भाई यहाँ पर अगर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा, है ना। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 हो जाएगा दो बॉडीज़ के लिए। और मान लो एक बॉडी का हमें इनर्शियल मास पता है, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इंटू M1। इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है तुम्हारा ग्रेविटेशनल मास निकालने का। तो ग्रेविटेशनल मास को हम मेज़र करते हैं एक उससे, स्प्रिंग बैलेंस से। ग्रेविटेशनल मास बाय स्प्रिंग बैलेंस।
बाय स्प्रिंग बैलेंस। देखो कैसे मेज़र करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। जैसे देखो हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है और इसको हमने लटकाया हुआ है किसी सपोर्ट से, और इसके बाद ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस, है ना। और ये इसको हमने लटका दिया है। तो यहाँ पर तो कोई वेट नहीं है, आप देख रहे हो स्प्रिंग जो है वो अभी एलोंगेट नहीं है। अब क्या होगा, हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इससे लटका देंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, एलोंगेट हो जाएगी, है ना। ये इस तरीके से और मान लो यहाँ पर हमने एक बॉडी से लटका दी है ये, तो ये क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, बॉडी हमने लटकाई मतलब इसका मास, और ये अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है mg फोर्स से, जो इसका वेट है। तो सीधी सी बात है, जब नीचे खींचेगी तो स्प्रिंग एलोंगेट होगी, और जितना ज़्यादा इसका मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतने लगेगा। दैट मीन्स इस स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है वो इस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। एलोंगेशन जो होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और और ये जो एलोंगेशन होगा ये वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधी सी बात है। तो दैट मीन्स क्या है कि हम इसके एलोंगेशन को मेज़र करके इसका वेट को मेज़र कर सकते हैं, यानी इसको कैलिब्रेट करके। तो शुरू में हम क्या करते हैं, अपने स्प्रिंग को एक स्टैंडर्ड मास के साथ कैलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मान लो हमने 50 ग्राम वेट लटकाया इसके ऊपर, तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो अगर 50 ग्राम वेट के लिए एलोंगेशन आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 10 ग्राम के लिए कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अब मान लो शुरू में हमने 50 ग्राम जो हमें नॉन मास है उसके लिए लटका लिया, एलोंगेशन आया 5 सेंटीमीटर, तो हमने उसको कैलिब्रेट कर दिया स्टैंडर्ड मास के साथ। अब एक अननोन मास लटकाया हमने और एलोंगेशन आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है कितना है अननोन मास, 20 ग्राम। अगर मान लो एलोंगेशन आ रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 70 ग्राम अपने आप पता लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक स्टैंडर्ड मास के साथ इसको स्प्रिंग को कैलिब्रेट करना है, उसके बाद किसी भी अननोन मास को हम मेज़र कर सकते हैं उसके एलोंगेशन को मेज़र करके, ठीक है। अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, यह है आपका मेज़रमेंट ऑफ टाइम। देखो मेज़रमेंट ऑफ टाइम, देखो मेज़रमेंट ऑफ टाइम कहता क्या है, ये कहता है कि देखो आइंस्टीन ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने कहता था टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स। मतलब टाइम क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स। अब देखो ये तो उन्होंने बता दिया, घड़ी जो बताती है वो टाइम होता है, बट टाइम को मेज़र करने के लिए हमें एक ऐसा फेनोमेना चाहिए जो बार बार रिपीट होता हो, यानी कि कोई भी फेनोमेना जो अपने आप को एक इक्वल इंटरवल या सेम इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है, उसको हम एक टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। जैसे देखो बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट है ना, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है। अर्थ का रोटेशन है अपनी एक्सिस के अबाउट, भी एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ का रोटेशन अपने सन के अबाउट जो इसका रिवॉल्यूशन है उसको भी हम टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और एक जो हमारे रिस्ट वॉच आते हैं इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच आपने नाम सुना होगा, तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल के, उसको भी हम एक टाइम स्टैंडर्ड के रूप में ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और मैंने आपको बताया था शुरू में जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बता रहे थे, उसमें थर्ड क्वांटिटी आती है टाइम, मास, लेंथ और टाइम। तो उसमें आपने देखा होगा पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 के टर्म्स में हमने उसको डिफाइन किया था सेकंड को। तो ये जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 है, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दैट इज़ एक्सेप्टेबल टुडे,
ठीक है। तो इसका क्या है, अब इसमें एडवांटेजेस हम क्यों करते हैं सीजियम को, तो इसका देखो क्या है, एडवांटेज ऑफ डिफाइनिंग सेकेंड, in terms of period of radiation from cesium-133 एटम। तो वो इसमें क्या कहता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है, तो इस cesium-133 का जो डिफाइनिंग हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि क्या बताता है कि एक सेकंड में cesium-133 एटम के अंदर जो ट्रांजिशन होती है वो एक सेकंड में 9192631770 टाइम्स होती है। 9 एक सेकंड में हो जाती है 9192631770 टाइम्स। तो ये स्टैंडर्ड हमने लिया है। और ये एक्यूरेट क्यों है, एक्यूरेट इसलिए है, देखो पहला नंबर जो है, एक तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा है, कितनी, 1 है 10⁻13 में, यानी 10⁻13 सेकंड पास हो जाएंगे तब जाके एक सेकंड की गड़बड़ हो सकती है। और 10⁻13 सेकंड को जब तुम वो करोगे ना, जब ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कई लाख रहेंगे, इसका मतलब कई लाखों सालों के बाद एक सेकंड की इसमें गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसको किसी भी लेबोरेटरी में आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस्ड ईजिली, ठीक है। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि फिजिकल कंडीशन जैसे हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनसे इफेक्ट नहीं होता फिजिकल कंडीशन से। और चौथा है आपका इट इज़ इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आज बस आप इतना ही रहने दो, और कल हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के बारे में। पहले आपको इसका कुछ होमवर्क दूंगा, उसके बाद डायमेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल कुछ एग्जांपल्स आपको हम देते हैं, उन्हें आप करिएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मेज़रमेंट वाला सारा जो टॉपिक है हमारा वो ख़त्म हो गया है, ठीक।